गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 की शुरुआत अब हम लोग करते हैं। चैप्टर 1 क्लास 9 का जो है आप लोगों का वो है डेमोक्रेसी पे बेस्ड है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग डेमोक्रेसी के डिफिनेशन को तलाश करने की कोशिश करेंगे, डेमोक्रेसी की परिभाषा को तलाश करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। अलग अलग सिचुएशंस आते हैं दिमाग में। आप लोगों ने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा और कई लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि डेमोक्रेसी का डिफिनेशन अब्राहम लिंकन साहब ने दिया था। क्या दिया था अब्राहम लिंकन साहब ने? अब्राहम लिंकन ने कहा था, अब्राहम लिंकन वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। उन्होंने तो इतनी बात कह दी, डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। यानी कि हर चीज को उसने पीपुल के आसपास रख दिया, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की शासन है। ये तो डेमोक्रेसी के बारे में उनके मत हुए। अब हम डेमोक्रेसी की इस वर्ड को तोड़ते हैं। एक्चुअली जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोक्रेसी comes from a Greek word demokratia. Greek word demos means people and krasia means rule. तो अगर इस हिसाब से देखो तब तो हो गया कि रूल ऑफ द पीपुल। तो अब्राहम लिंकन का डिफिनेशन हो और ये डिफिनेशन हो, दिस डिफिनेशंस डोंट टीच अस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी को बता रहा है, डेमोक्रेसी को क्लासिफाई कर रहा है, बट एक्चुअल मीनिंग डेमोक्रेसी का क्या है, लोकतंत्र का दरअसल मतलब क्या है। लोकतंत्र दिखावे के लिए नहीं है, जो जनरल मुशर्रफ के समय पाकिस्तान में हुआ, जो कई सारे देशों में होता है, जो सद्दाम हुसैन ने इराक में किया, जो जॉर्ज बुश के टाइम में होता था। जॉर्ज बुश ऐसे चुनकर आए थे, बट उनकी एक अलग पॉलिसी थी। पॉलिसी दैट मीन्स कि उनका एक ही मानना था कि अगर आप तालिबान, या तो आप तालिबान के समर्थक हो या तो जॉर्ज बुश के समर्थक हो। मतलब उनकी एक अलग टाइप की माइंड मेंटेलिटी थी। अब चाइना का उदाहरण लीजिए, इन सब के एग्जांपल, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके एक्चुअल डेफिनेशंस की तलाश में निकलते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें डेमोक्रेसी को तोड़ के, डेमोस और क्रेसिया को, तो ये निकलता है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, एंड दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। इट रिमाइंड्स अस द डेमोक्रेसी इज पीपुल एंड वी कैन अंडरस्टैंड ईच वर्ड इन द डेफिनेशन विद द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बच्चों, डेमोक्रेसी के अब्राहम लिंकन के डेफिनेशन पे जाओ या उसको उसके ग्रीक वर्ड से तोड़ो, इससे सिर्फ हमें डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में पता चलता है, बट रियल में डेमोक्रेसी की क्या है, डेमोक्रेसी का जो वास्तविक अर्थ है उसको समझने के लिए हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को समझना होगा। एक लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या होती है, हमें उसे समझना होगा। चलिए आप इस चीज को उतार लीजिए, फिर अब हम लोग फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे बात करेंगे। उतारिए। ओके, तो डेमोक्रेसी के डिफिनेशन के बाद अब बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। ये चीज तो हमने समझ लिया। अब इसकी विशेषताओं को समझते हैं और अलग अलग देशों के केस स्टडी को भी करेंगे। नंबर 1, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर यानी बड़े निर्णय सरकार लेती है, चुनी हुई सरकार लेती है। जैसे भारत में फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के समय कोरोना वायरस से जूझने के लिए जो भी नीतियां हैं, इसको कौन ले रहे हैं? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो ले रहे हैं। वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आपको बताते हैं। मेजर डिसीजंस इलेक्टेड बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो चुने हुए सरकार है वो डिसीजंस लेंगे, जो चुने हुए नहीं है, जिन्हें हमने वोट नहीं दिया है, राजतंत्र तो है नहीं। अब इस केस स्टडी को समझने, इसके लिए केस स्टडी को समझते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लीड ए मिलिट्री coup इन अक्टूबर 1999। जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 में पाकिस्तान में तख्ता पलट कर सत्ता में आ जाता है। सबसे पहले तो वो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव बनता है, फिर अपने आप को प्रेसिडेंट कर देता है, सारा पावर वो अपने आप में रख लेता है। तो क्या इसे आप डेमोक्रेसी कहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब किसी भी देश का जो हेड है, किसी भी देश का जो प्रमुख है, वो चुने हुए लोगों के द्वारा, वोटिंग के द्वारा
वो हमारी नुमाइंदगी करता है, ना कि कोई भी ऊपर से आके टपक पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2, तो इस ये निकला कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, तो इससे चीज क्या निकला, इससे फीचर क्या निकला, फीचर ये निकला कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दिस इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी में जो लोग इलेक्टेड होकर आए हैं, जो लोग चुनकर आए हैं, वही फाइनल डिसीजन लेंगे। पॉइंट नंबर 2, तो देन पॉइंट नंबर 2 इज फ्री एंड फेयर इलेक्टरल कंपटीशन। दैट मीन्स कि बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो, सबको वोट देने का अधिकार हो, फ्री एंड फेयर इलेक्टरल कंपटीशन। इसके लिए केस स्टडी करते हैं, चाइना चलते हैं। Only those in China, only those who are the members of the Chinese Communist Party allowed to the contest election. चाइना में एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को अलाउ है कि वो इलेक्शन लड़े। तो क्या हुआ, अब ये कम्युनिस्ट पार्टी बार बार इलेक्शन लड़ेगी, तो क्या एक ही पार्टी होगी, तो फिर वो डेमोक्रेसी कहेगा, वो तो दिखावे के लिए हो गया ना, लोकतंत्र तो हुआ नहीं वो। एक और एग्जांपल लेते हैं मैक्सिको का। Until 2000 elections was won by PRI, एक पार्टी थी वहां पे PRI मैक्सिको में, वही बार बार जीत रही थी। Why? They used many dirty tricks to win the election. वो कई सारे डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे जीतने के लिए। ये दोनों डेमोक्रेसी का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि कोई भी चुनकर आएगी। और डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा फीचर ये है कि उन्होंने कि जो सत्ता में है उसे भी ये डर है कि नहीं, हम चुनाव हार सकते हैं, हम चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जनता में होती है। तो ये जो केस स्टडी हमने करा चाइना का, मैक्सिको का, तो इस बेसिस पे हम इस पे पहुंच सकते हैं कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड on a free and fair elections where who's currently in the power have a fair chance of losing, यानी कि जो सत्ता में है, पावर में है, उसे भी ये डर लगे कि अरे कहीं हम चुनाव हार तो नहीं जाएंगे। तो ये दो फीचर हमने समझा। तीसरा फीचर ये है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, दैट मींस कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि सबके वोट का वैल्यू इक्वल है। भारत के सबसे अमीर आदमी का भी वोट का वैल्यू वही है, और सबसे गरीब आदमी का भी वोट का वैल्यू वही है, और सबको उसी तरह कतार में खड़े होकर वोट देना पड़ता है। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ना आपका, ये हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को अलग अलग कंट्री के केस स्टडी करके हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे। अभी तक मैंने 3 टॉपिक्स बताया, 3 फीचर बताया। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, तो इसमें क्या फीचर निकला, इसमें यह निकला कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरा मैंने बताया कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इससे क्या डिफिनेशन निकला कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तीसरा मैंने बताया कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसको उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी के 3 फीचर्स को हमने समझा। अब फीचर नंबर 4, रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ द राइट्स। दैट मींस कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कानून का राज होना चाहिए, और लोगों के अधिकारों का, यानी कि लोगों के राइट्स की भी बात होनी चाहिए। तो इसके लिए ये जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं कि रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ द राइट्स, अभी तक मैं जितने भी फीचर समझा रहा हूं, मैं उसके लिए हर एक कंट्री की केस स्टडी में भी बात करता हूं। इसका केस स्टडी है जिम्बाब्वे। Since 1980, after the independence of the country has been ruled by the ZANU-PF, वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी थी ZANU-PF। अभी ये जिम्बाब्वे जो आजाद हुआ था, वो व्हाइट माइनॉरिटीज का वहां पे रूल था। उसके बाद वो आजाद हुआ, वहां के प्रेसिडेंट बने रॉबर्ट मुगाबे। हालांकि रॉबर्ट मुगाबे की जो पार्टी थी, तो ये पार्टी ने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई भी लड़ी थी, बट ये लंबे समय तक चुन के आ रहे थे, इसलिए नहीं कि वो बहुत पॉपुलर थे। He used unfair practices. He changed the constitution to increase his powers as a president. उसने चुनाव जीतने के लिए unfair practices किया। उसने क्या किया? He changed the constitution to increase his power. रॉबर्ट मुगाबे ने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया, अपने पावर को इंक्रीज किया एज ए प्रेसिडेंट एंड मेक हिमसेल्फ with less accountability, और अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया। सारे पावर तो ले लिया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की बात करें, जिम्मेदारी की बात करें, तो उससे वो भागना शुरू कर दिया। पीपुल हैड नो राइट टू पब्लिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस। लोगों को यह अधिकार नहीं था कि वो प्रोटेस्ट कर सके, डेमोन्स्ट्रेशंस कर सके,
टीवी, रेडियोज, इन सभी पर वही चलाया जाएगा जो सरकार चाहेगी। न्यूज़पेपर्स, इन सभी पे सेंसरशिप लगा दिया गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये तो डेमोक्रेसी है नहीं। वो चुन के आ रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए वो प्रेसिडेंट भी बन रहा है, बट ये डेमोक्रेसी का एग्जांपल नहीं है। देन द फीचर इससे क्या निकल रहा है? फीचर क्या निकल रहा है डेमोक्रेसी का? कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट्स। दैट मींस कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर ही काम कर सकती है, वो संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकती है। अभी व्लादिमीर पुतिन के बारे में सुनने में आया है कि वो रूस में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक ऐसा बदलाव लाएंगे जिसके तहत वह 80 साल से ऊपर का भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये सब एग्जांपल क्या है? ये सब एग्जांपल डेमोक्रेसी के लिए तो हेल्दी नहीं है ना, ये सब अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं। तो ये फोर्थ फीचर्स हो गए। तो बच्चों 4 अलग अलग फीचर्स हमने समझा। चलिए इन फीचर्स को आप लोग एक नोट्स बना लेना, ठीक है? इस नोट्स में इसको उतार लेना। एंड द 1.3 पॉइंट नंबर एनसीईआरटी बुक व्हाई डेमोक्रेसी। अब हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि चलो डेमोक्रेसी क्यों, व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों? मेरे पास कई सारे आर्गुमेंट्स है कि डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें जो है गलत होती है। पहला, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, लीडर्स बदलते रहते हैं। ये जो बदलते रहते हैं तो इसके कारण इंस्टेबिलिटी आती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि लीडर्स बदलते जा रहे हैं, इंस्टेबिलिटी आया। एक लीडर आया तो उसने डेवलपमेंट को अपने हिसाब से लिया, दूसरा आ गया तो फिर वो दूसरे तरह से लेके जाना शुरू कर दिया, इंस्टेबिलिटी आ रही है। दूसरा, पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, नो स्पेस फॉर मॉरलिटी। सारा कुछ पॉलिटिकल कंपटीशन है कि कैसे हम चुनाव जीते, कैसे हम सरकार बनाए। आजकल आप कई सारे उदाहरण देख रहे होंगे कि सरकार बनाने के लिए एमएलए को खरीदा बेचा जाता है। कई दिनों तक वो लोग रिसोर्ट्स में बुक रहते हैं। जैसे कर्नाटक का उदाहरण लीजिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, ये हो गया दूसरा। तीसरा, मेनी पीपल डिफरेंट माइंड एंड माइंडसेट काउज डिले। अलग अलग लोग, मतलब इतने सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, फिर संसद में डिस्कशन, बहस, और डिसीजन आते आते, कानून बनते बनते काफी डिले हो जाती है। यानी कि तीसरा चीज है डिले, तीसरा पॉइंट डिले। फोर्थ पॉइंट, elected leaders do not know the best interest of the people, it leads to the bad decision। कभी कभी चुने हुए लोग जो चुनकर आते हैं, जो हमारे नुमाइंदगी करते हैं, उनको दरअसल लोगों के इंटरेस्ट का पता ही नहीं चलता है। जमीनी हकीकत की समस्याएं इससे क्या होगी उनको पता चलता ही नहीं है, और वो कभी कभी उल जुलूल निर्णय ले लेते हैं। नंबर 5 है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। लोकतंत्र में करप्शन, इतने पैसे खर्च करके वो आते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, और उसके बाद वो लीड्स किस चीज को करते हैं? करप्शन को लीड करते हैं। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। और एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, उसको पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है। वो बस दिग्भ्रमित हो जाता है उसको करना क्या है। तो बच्चों ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ मैंने बातें आपको बताई। तो क्या इस बेसिस पे आप ये कहोगे कि नहीं डेमोक्रेसी खराब चीज है? ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, इतने सारे डिमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी में, ये बात हम मानते हैं, सहमत होते हैं, लेकिन इस बेसिस पे हम लोग डेमोक्रेसी को नकार नहीं सकते हैं। Then my next topic will be based on the features and the beauty of democracy. Okay, उतारिए इसे।